फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। अब यहां पर फिजिक्स के फंडे में हम डिस्कस करेंगे एनटीए पेपर आप लोगों के साथ, नेशनल टेस्ट अभ्यास पेपर। दोस्तों आज हम पेपर लेंगे, पेपर नंबर 84, और इस खेल के कुछ नियम समझा देता हूं। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन में टाइम लगना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम दे दूंगा दोस्तों। उतने टाइम में आपको सॉल्व करके फटाफट 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास पोल या कोई अदर ऑप्शन नहीं है, राइट। लेकिन आपको खुद सॉल्व करना है और खुद कमेंट करना है। दूसरों के कमेंट पढ़ के दोस्तों आंसर ना करें तो उससे आपका ही भला होगा, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछिए, मैं सारे डाउट क्लियर करने के लिए रेडी बैठा हूं। तो शुरू करते हैं पेपर नंबर 84 एनटीए। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स द स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन विल हैव। आपके पास 30 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल फ्रॉनहोफर लाइंस चेन्ड इनटू ब्राइट कलर्ड लाइंस। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये होता क्या है। ये मैंने सन बनाया, आपको पता है ये इसका एटमॉस्फेयर है सन का, ठीक। ये सन का एटमॉस्फेयर है, अंदर फोटोस्फीयर, बाहर क्रोमोस्फीयर, करेक्ट। अब क्या होगा, जो भी रेडिएशन निकलते हैं वो बेसिकली फ्रॉनहोफर की बात करूं तो फ्रॉनहोफर रिफ्रैक्शन ये होती है डार्क लाइंस। कौन सी होती है बच्चों? डार्क लाइंस ऑब्जर्व। आपको पता है दो तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं, एक बनता है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां पर जो हमें डार्क लाइन बनती है वो बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बनती है। जो लाइन एब्जॉर्ब हो जाती है हम उसका स्पेक्ट्रम बना लेते हैं कि कहां कौन कौन से वेवलेंथ पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब हो गए हैं, क्लियर। तो बेसिकली फ्रॉनहोफर जो लाइंस होती है वो डार्क लाइंस होती है, ध्यान रखना, ऑफ कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो वेपर्स के एलिमेंट है ये जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक बात। चलिए अब जब सोलर एक्लिप्स होता है, तो ये सन छुप जाएगा। सोलर एक्लिप्स में आपको दिखेगा कि ये फोटोस्फीयर छुप गया। अगर ये छुप गया इसका मतलब सारी रेज जितनी भी टेम्परेचर से वेवलेंथ निकलेगी क्या वो क्रोमोस्फीयर में आएगी। तो यहां पर हमें प्योर ब्राइट मिलेगी। सारी लाइंस कैसे मिलेगी बच्चों? ब्राइट मिलेगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑल फ्रॉनहोफर लाइंस चेंज इनटू ब्राइट कलर्ड लाइंस, क्लियर। चलिए दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 2। Two balls are thrown simultaneously in the air. The acceleration of the center of the two balls when in air. जब बॉल हवा में हो। आपका समय शुरू होता है 30 सेकंड के लिए। अब शुरू हो जाइए, आसान प्रॉब्लम, बिल्कुल टफ नहीं। चलो चलो अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। हमें पता है अगर कोई बॉडी को रैंडमली मैं पैराबोलिकली पाथ में फेंक दूं या मैं ऊपर फेंक दूं, कैसे भी फेंकूं, जो एक्सेलरेशन लगता है क्या वो नीचे की तरफ लगता है? बिल्कुल सही बात है। कहीं भी मोशन में देख लो बच्चों, कहीं भी थ्रू आउट द मोशन, ऊपर जाते टाइम और नीचे जाते टाइम एक्सेलरेशन जी लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ माइनस जी। व्हाट दे आर आस्किंग, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हमें पता है अगर दोनों का एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू a2 इक्वल टू माइनस जी है तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 m1 इंटू माइनस जी प्लस m2 इंटू a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
आप देखोगे तो ये कॉमन निकल जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा माइनस जी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी माइनस जी ओनली, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जी। यहां पर ऑप्शन में कोई नेगेटिव वगैरह दे नहीं रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन। गॉट इट? चलिए बच्चों, अगला सवाल। A particle of mass 10 kg moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the power minus 4 joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion? आपको देता हूं दोस्तों पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन बेहद आसान तरीके से, और यह आपको डिफरेंस क्रिएट कर देगा एक वीनस सर के स्टूडेंट में, एक वीनस सर की आर्मी वाले बच्चे में, और एक नॉर्मल बच्चे में। दोस्तों इसको आसान बनाते हैं आपके लिए खूब अच्छे तरीके से। ध्यान से देखो, हमें पता है क्या गिवन है, मास गिवन है 10 ग्राम, मास के गिवन है बच्चों 10 ग्राम, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, रेडियस कितना गिवन है 6.4 सेंटी, 6.4 सेंटी। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल दे रखी है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लियर क्लियर। वो बोल रहे हैं दो रोटेशन के बाद इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। मतलब एक रोटेशन में 2 पायर, दो रोटेशन में 2 इंटू 2 पायर, बहुत बढ़िया। मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया वो 2 इंटू 2 पायर आ गया। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसको, हम प्रॉब्लम को आसान बना देंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये पार्टिकल चला सर्कल में, पार्टिकल चला सर्कल में, हमें पता है दो, अगर मान लो सर्कल में, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का वर्क कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों में एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब वर्क डन सिर्फ और सिर्फ क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन करेगा? हाँ। इसका मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या वर्क डन टोटल, बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम की जय। यहां पर हमें पता पड़ गया कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। डायरेक्ट रख दो, क्यों इतनी वैल्यू में पुट करना है? ये जाएगा 10, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू टोटल वर्क डन। क्या एक ही फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल वाला? हाँ। तो ये हो जाएगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 इंटू 2 पायर, 2 इंटू 2 पायर, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा मेरा, अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है? 60.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय मास। अब आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ए ऑप्शन, ए 0.1 मतलब सी ऑप्शन आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। खूब अच्छे तरीके से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों क्लियर? क्या बच्चों आसान बना दिया मैंने? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। If E denotes the electric field in a uniform conductor, I corresponding current through it, Vd is the drift velocity of electrons, and P denotes the thermal power produced in the conductor, then which of the following graph is incorrect? आपका समय शुरू होता है 45 सेकेंड के लिए, ये रहा, शुरू हो जाइए बच्चों।
अब देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या वो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ होती है। क्या मैं V इक्वल टू आई आर रख दूं, I इंटू आर डिवाइडेड बाय लेंथ। क्या R को मैं रो इंटू एल बाय ए इंटू एल लिख सकता हूं। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो क्या प्रोपोर्शनल आ गई करंट के। मुझे पता है, ध्यान से देखो, अगर मैं करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूं तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, एन ई ए वी डी, बोलो बोलो बोलो, डिवाइडेड बाय एन ए को मार दिया। इसका मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन। चलिए अब हमको पता है, हमें पता है क्या कि जो पावर होता है वो क्या आई स्क्वायर इंटू आर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब ध्यान से देखना बच्चों, अगर आई ई के प्रोपोर्शनल है तो में क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। कौन, पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ई स्क्वायर के। प्रोपोर्शनल ले रहा हूं, जो भी कांस्टेंट है उनको हटा दिया। तो आपको दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन पैराबोलिक मोशन। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी दे रखा है। ध्यान से देखो, अगर ये करंट के प्रोपोर्शनल है, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यहां भी ग्राफ कैसा आना चाहिए, पैराबोलिक। और आगे क्या दे रखा है स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, जो गलत है वो सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5, द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर बोथ द इंस्ट्रूमेंट आर एसी मीटर्स एंड मेजर्स द आरएमएस वैल्यू। शुरू हो जाइए, आपको मिलेगा पूरे 45 सेकंड का समय। आसान सवाल, बिल्कुल टफ नहीं। अब करते हैं सॉल्यूशन। आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि एक्सएल और एक्ससी क्या बराबर है। रेजोनेंस में होता था एक्सएल एक्ससी बराबर। अगर ये बराबर है तो इसके अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो खत्म हो जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया खत्म। अगर पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया तो जीरो हो गया, मेरे डायरेक्ट वैल्यू आ गई। सीधे 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 मुंडी सवाल बना दो। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखेंगे जो करंट होगी, कैसे मान लो, ये गई V बाय R इक्वल टू आई। दोनों क्या मेजर कर रहे हैं, आरएमएस मेजर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 55, क्या मेरा 2 एम्पियर आ गया। मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। आगे बढ़े। चलिए बच्चों अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, 3 point charges +2q +2q -4q are placed at the corners A, B and C of an equilateral triangle ABC of side x. The magnitude of the electric dipole moment of the system will be. आपको मिलेगा 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो एंगल होगा 60 डिग्री।
राइट। यहां पे +2q, यहां पे +2q, यहां पे -4q। अगर इसको डायपोल बनाना हो, क्या चार्जेस सेम होना चाहिए? चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट पोलैरिटी वाले होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, क्या मैं इसको -2q में ब्रेक कर दूं? है ना। अब देखो, ये बन गया एक डायपोल और ये भी बन गया एक डायपोल। अब इसका डायपोल मोमेंट होगा इधर, इसका डायपोल मोमेंट होगा इधर। करेक्ट? कर दो, आंसर निकाल दो फटाफट। ये हो जाएगा मेरा डायपोल मोमेंट। ध्यान से देखो बच्चों, क्या 2q इंटू एल, लेंथ एल मान लो। ये हो जाएगा 2q इंटू एल, लेंथ एल मान लो। दोनों के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री, राइट। चलिए, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट, क्या वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या b की मैग्नीट्यूड a ही है, मैंने इसको a मान लिया, इसको भी a मान लिया, प्लस 2ab cos 60 मतलब 1/2, 1/2 ने 1/2 को मार दिया। मेरा आंसर हो जाएगा √3 इंटू a को क्या सब्स्टिट्यूट किया था मैंने बच्चों, 2ql। मेरा आंसर आ गया 2√3q इंटू एल। क्लियर? आपका होगा करेक्ट ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 7। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 mm in 10 divisions. The 10 divisions of vernier scale coincides with 9 divisions of the main scale. When the two jaws of the calipers touch each other, the fifth division of the vernier coincides with the main division, and the zero of the vernier is to the right of the zero of the main scale. When a cylinder is tightly placed between two jaws, the zero of the vernier scale lies slightly to the left of 3.2 centimeter, and fourth vernier division coincides with the main scale division. The diameter of the cylinder will be. बच्चों, यहां पर है एक एरर, हम उस एरर को भी बताएंगे और इन्होंने क्या गलती की है वो भी बताएंगे। चलिए, आपको मिलता है पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है जो 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल है, क्या वो मैच कर रहे हैं 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से? इसका मतलब क्या 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन क्या 9/10 MSD होगा? राइट। चलिए, हमें पता है जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों, लीस्ट काउंट वो क्या होता है 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो दैट इज 1 माइनस 9/10 MSD। कैसे लिख दूं? तो हो जाएगा 1 माइनस 9/10 क्या 1/10। 1 MSD कितना गिवन है? 1 MSD गिवन है हमें 10 mm in 10 डिवीजन। 10 mm in 10 डिवीजन मतलब एक डिवीजन कितना हुआ? 1 mm का, 1 mm का। तो ये मेरा लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 0.1 mm। आई होप आपको लीस्ट काउंट निकालना आ गया होगा कि हमने लीस्ट काउंट कैसे निकाला। आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर उन्होंने हमें गिवन है, क्या गिवन है? जो मेन स्केल का रीडिंग का फॉर्मूला होता है, जो मेन रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइडिंग डिवीजन माइनस इंपॉर्टेंट माइनस जीरो एरर। दोस्तों, मैं माइनस इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं विथ साइन सबट्रैक्ट करता हूं एरर को मैं विथ साइन सबट्रैक्ट। अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस, नेगेटिव एरर है तो प्लस। सिंपल सी बात है। चलिए, तो हो जाएगा माइनस जीरो एरर विथ साइन। ध्यान दे बच्चों, ध्यान दे जीरो एरर। अब ध्यान से देखो,
मेन स्केल डिवीजन कितनी गिवन है, यहां पर उन्होंने गिवन है इट इज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। बच्चों स्लाइटली राइट होता तो मैं 3.2 लेता। ध्यान से देखना, ध्यान से, गलती क्या है बस ध्यान से देखना। अगर 3.2 के लेफ्ट में है तो क्या बच्चों आपको ऐसा दिख रहा है कि ये 3.1 को क्रॉस किया होगा, तो हम जो रीडिंग लेंगे वो 3.1 प्लस समथिंग लेंगे, 3.1 प्लस समथिंग लेंगे। यार यहां पर स्लाइटली लेफ्ट गिवन है इसलिए क्वेश्चन गलत है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। यहां पे हो जाएगा एक्चुअली में अगर ये क्वेश्चन 3.2 के राइट में लिखा होता तो मेरा आंसर होता 3.2 क्या सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में है, प्लस लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट अभी हमने निकाला 0.1 mm, 0.1 mm, ध्यान रखना, इनटू द कोइंसाइडिंग डिवीजन। बच्चों कौन सा है कोइंसाइडिंग डिवीजन, इन्होंने गिवन है फोर्थ डिवीजन कोइंसाइडिंग माइनस, अब जीरो एरर की बात कर लेते हैं। जो इन्होंने जीरो एरर गिवन है बेसिकली जीरो एरर क्या, फिफ्थ डिवीजन, तो यहां पे ला जाएगा मेरा कोइंसाइडिंग डिवीजन जीरो एरर कौन सी, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि वो जीरो के बाहर निकल चुका है। तो हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट कितना है 0.1। ये दोनों mm में है बच्चों, गलती मत करना, ये दोनों mm में है और ये सेंटीमीटर में। एक काम कर दो सबको mm में कन्वर्ट कर दो, खेल ही खत्म। तो हो जाएगा 32 mm प्लस 0.4 प्लस 0.4 माइनस 0.5 माइनस 0.5 कितना आ गया बच्चों, 32 माइनस 0.1 मतलब ये कितना हो गया 31.9। क्या मेरा 3.19 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। क्लियर है, आपको समझ में आया एरर कहां पर है, यहां पर स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट में बड़ा डिफरेंस होया था, बड़ा डिफरेंस। क्लियर, चलिए लेते हैं 8वां सवाल। द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। दोस्तों तीतर सवाल है, तीतर मतलब बिना पेन चलाए पेपर के ऊपर आप सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। तीतर सवाल आपको देता हूं 15 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। अब करते हैं हम सॉल्व। आपको पता है बच्चों जैसे जैसे मैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाता हूं, क्या जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो जी की वैल्यू अगर बढ़ती है मतलब इफेक्ट क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो यहां पर जो रोटेशन का इफेक्ट है, रोटेशन का इफेक्ट जी के ऊपर मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे, और यहां पे जीरो होता है, कोई रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तीतर मतलब समझ गए ना बच्चों, तीतर मतलब सी लिखा और उसके ऊपर तीतर उड़ा दो, सी लिखा के ऊपर तीतर उड़ा दो। क्लियर, चलिए दोस्तों अगला सवाल प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री टू 40 डिग्री इन 5 मिनट्स, its temperature comes down to 33.33 degree in next 5 minutes. The temperature of the surrounding will be। दोस्तों ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, आपको समय मिलता है 45 सेकंड्स का, शुरू हो जाइए। अब करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, द रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप लगाओगे हमेशा आंसर सही आएगा। आपको लॉग वॉग के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, लॉग वॉग के चक्कर में बच्चों पढ़ना ही नहीं है, सीधा लगाओ आंसर खुपास तरीके से आता है। ध्यान से देखो यहाँ पर उन्होंने बोला टेम्परेचर कहां से कहां गिर गया 50 टू 40, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर। इसको अगर अपन मॉड ले लो बच्चों, क्या ले लो, मॉड ले लो। मॉड से क्या होगा आपको पता है जो फाइनल अगर कूलिंग हो रही है तो माइनस होगा,
कूलिंग हो रही है तो माइनस होगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मॉड लगा दोगे तो आपको सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 10 डिग्री का, टाइम कितना लगा 5 मिनट, 5 मिनट इज प्रोपोर्शनल टू, अगला टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, अगला टेम्परेचर है 40 से 33.33, ये हो जाएगा 33.33, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 6, ऑलमोस्ट 6.66, क्या 6.66, क्लियर है बच्चों। चलो 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 चलो, डिवाइडेड बाय 5 मिनट, टाइम गिवन हमें 5 मिनट इज इक्वल टू, रेशियो ले रहा हूं तो प्रोपोर्शनल साइन हट गया, ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, मतलब 50 प्लस 40 बाई 2 कितना हो गया 45, माइनस टेम्परेचर आउटसाइड, माइनस आउटसाइड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, ये जो TF और TI होता है ना बच्चों, ये फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर, कूलिंग जब हो रही है टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो टेम्परेचर लेते हैं। ये फॉर्मूले से आपको एक्सपोनेंट वाली टर्म, लॉग वाली टर्म नहीं आएगी, डायरेक्ट आंसर आएगा बच्चों। फिर यहां पे जो टेम्परेचर हुआ वो कितना हो गया 33 हो गया, कितने 40 से, तो मेरा आंसर आ गया 40 प्लस 33.33 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T0। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सीधा से सॉल्व करना है, आसान है, सिंपल। आप कैलकुलेशन करोगे ऐसे थोड़े बहुत तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। TO की वैल्यू 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 100% ऑथेंटिक रिजल्ट, ऑथेंटिक फॉर्मूला। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ सर्टेन आइडियल गैस undergoes a polytropic process PV to the power n equal to constant such that the molar specific heat during the process is negative if the ratio of specific heat of the gas be gamma, then the range of the value of n will be। चलिए बच्चों, किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट के लिए अगर मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला दोस्तों याद रखना, R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस n। क्लियर है। अब देखो अगर मैं C की वैल्यू निकालता हूं यहां से तो कितना आता है ये R, एलसीएम ले लो 1 माइनस n प्लस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस n। क्लियर। इधर देखो 1 ने 1 को मार दिया, ये बचा ऊपर हमारा गामा माइनस n इंटू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस n। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा अगर इसको तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n माइनस गामा इंटू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू n माइनस 1। ये हो गया C वैल्यू। क्या बचोगी C वैल्यू। अब हमें क्या पता है, हमें एक चीज पता है कि गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है फॉर ऑल गैसेस। हर गैसेस के लिए गामा क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक बात। अब इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक बात। अब मुझे C नेगेटिव चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे C नेगेटिव चाहिए। C नेगेटिव के दो केस होंगे, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हुआ तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव आ जाएगा, और न्यूमरेटर नेगेटिव होगा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों केस ले लेता हूं, दोनों केस ले लेता हूं, दोनों केस ले लेता हूं। देखो बच्चों अगर मैंने मान लिया n माइनस गामा पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, n माइनस गामा क्या माना पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, तो क्या डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, n माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। करेक्ट। इसका मतलब n शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, n शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। ओके। अगर n 1 से बड़ा है तो ध्यान से देखो, ये बोल रहा है यहां से ये बोलेगा n मस्ट बी ग्रेटर देन गामा, n गामा से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। क्या ये केस पॉसिबल है बच्चों? अरे गामा तो हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ये n मतलब 1 से छोटी क्वांटिटी 1 से बड़ी क्वांटिटी हो ही नहीं सकती, मतलब ये वाला केस तो हो गया मेरा फॉल्स।
ये वाला केस हो गया मेरा फॉल्स। अब मैं लेता हूं न्यूमरेटर को नेगेटिव, मतलब n माइनस गामा क्या हो गया, लेस देन 0, न्यूमरेटर नेगेटिव। और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव माना तो मेरा n माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब n ग्रेटर देन 1 आ गया, मतलब n 1 से बड़ा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और अगर ये कंडीशन लेता हूं मैं तो n लेस देन गामा होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू गामा से छोटी, मामा से छोटी, लेकिन 1 से बड़ी, उस केस में नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन क्रमांक बी। क्या बच्चों क्लियर है? बोलो भारत माता की। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 3 ions H plus, helium plus and oxygen 2 plus having same kinetic energy pass through a region in which there is a uniform magnetic field perpendicular to their velocity. Then आपको दिए हैं 4 ऑप्शन, मैं देता हूं आपको 45 सेकेंड का समय, शुरू हो जाइए। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्या गिवन है हमें? काइनेटिक एनर्जीज गिवन है। हमें पता है रेडियस इक्वल्स टू एमवी अपॉन क्यूबी होता है, मतलब पी बाई क्यूबी। पी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो अंडर रूट 2m बाई क्यूबी हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखो, जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, अंडर रूट m बाई क्यू के। क्लियर? अब देखो हमें गिवन है यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन 2 प्लस। यहां पे चार्ज कितना है 1, यहां पे चार्ज कितना है 1 और यहां पे चार्ज कितना है 2। ठीक, अब इसके मास की बात करते हैं। मास की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम, राइट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का मास 4 और ऑक्सीजन एटम का मास 16। एटम की बात करो, एटम की बच्चों। क्लियर? अब देखो रूट m बाई क्यू अगर निकालूं तो ये जाएगा रूट 1 डिवाइडेड बाय 1 इज टू रूट 4 डिवाइडेड बाय 1 रूट 16 डिवाइडेड बाय 2। रूट 4 कितना आ गया? 1 इज टू 2 इज टू 4 बाई 2। क्या 4 बाई 2 मतलब 2 हो गया? तो ये क्या 1 इज टू 2 इज टू 2। ऑप्शन चेक कर लीजिए बच्चों, रेशियो आ जाएगा मेरा। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? दैट हीलियम और ऑक्सीजन का दोनों का जो रेडियस आएगा वो आएगा बराबर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ रिंग ऑफ मास 5 kg sliding on a frictionless vertical rod connected by block B of mass 10 kg by help of massless string. Then at the equilibrium of the system the value of theta will be. आसान प्रॉब्लम, बिल्कुल टफ नहीं। 45 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। अब करता हूं मैं सॉल्यूशन।
हमें पता है अगर इसको मेरे को इक्विलिब्रियम में रखना है तो टेंशन ऊपर और mg नीचे, मतलब 100 न्यूटन का टेंशन लगना चाहिए। अलोंग द स्ट्रिंग का टेंशन हमेशा सेम होता है, मतलब टेंशन 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 टेंशन, यहां पर टेंशन होगा दोस्तों, यहां पर टेंशन होगा 100 का। ठीक बात। अगर मैं इसका एक कंपोनेंट लूं, ये t, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 100 cos थीटा, t cos थीटा, राइट, t cos थीटा 100 cos थीटा। और यहां पे हमें किसको बैलेंस करना है? 5 kg को। किसको बैलेंस करना है? 5 kg को। तो मेरा आंसर आ गया t cos theta, that is 100 cos theta equal to mg, ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा बच्चा? cos theta होगा 1/2। तो आपको दिख रहा होगा तो थीटा की वैल्यू आएगी क्या, वो 60 डिग्री आना चाहिए। आसान सवाल। अगला सवाल 14th, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विल बी। आसान सवाल आपको देता हूं, 30 सेकेंड का समय, शुरू हो जाइए। अब देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। हमें पता है बच्चों रेडियस क्या है, रेशियो पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। हमें पता है कि अगर रेडियस ऑफ द एटम की बात करूं, रेडियस ऑफ द एटम की बात करूं तो क्या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है? बिल्कुल सही बात है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -10 मीटर, 10 to the power -10 मीटर, इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी लिखता है, राइट। अगर मैं रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की बात करूं, ध्यान से देखना बच्चों, कि 10 to the power -15 के फर्मी लेवल के ऑर्डर का होता है, फर्मी के ऑर्डर का होता है। वो रेशियो पूछ रहे वॉल्यूम का। क्या पूछ रहे बच्चों? वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे। हमें पता है जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, क्या वो 4/3 πr³ होता है। इसका मतलब आप दोनों का इसका रेशियो लेके क्यूब करना है, सीधी सी बात है। क्लियर है बच्चों? तो आपका आंसर आ जाएगा 10 to the power 15:1। आसान है, बिल्कुल टफ नहीं। आपको दिख रहा होगा जब रेशियो लोगे तो 10 to the power 5 आएगा, का क्यूब ये हो जाएगा 10 to the power 15। क्लियर बात? चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ लेंथ L and spring constant K is placed vertically on a table. The ball of mass M is just kept on the top of the spring. The maximum velocity of the ball will be. आपको निकालना है सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पे होगी। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। अगर मैं कोई ऐसी स्प्रिंग लेता हूं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और यहां पे मैंने मासलेस ट्रे मान ली, ठीक बात। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक मास रख दिया। जैसे ही मैंने एक मास रखा, क्या ये कंप्रेस हो जाएगी? बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी। कितना कंप्रेस हुआ बच्चों? यहां पे आपको दिखेगा कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो मान लीजिए कुछ कंप्रेशन हुआ इसका x0, राइट। हमें पता है अगर मैं इक्विलिब्रियम लगाता हूं तो क्या mg डाउनवर्ड फोर्स और kx0 अपवर्ड फोर्स, स्प्रिंग लगाएगी इसके ऊपर kx0। इसका मतलब ये हो जाएगा mg/k। ये क्या आ गया मेरा? x0, मतलब कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इस पॉइंट पे आपको दिखेगा कि ये जो बॉडी है ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और दोस्तों ध्यान रखना हमेशा, ध्यान रखना हमेशा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। याद है, एक्सट्रीम एंड पे होती है 0 और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। मतलब मुझे क्या चाहिए? हमें चाहिए Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या A × ओमेगा,
ए इंटू ओमेगा। अब देखो ए कितना हो गया बच्चों, ए हो गया मेरा, ध्यान से देखिए किस फॉर्मेट में हमको आंसर चाहिए, हमें आंसर चाहिए ओमेगा, ओमेगा तो आपको पता ही है, ओमेगा तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन इंटू 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 ए कितना होगा, एम्पलीट्यूड, क्या एक्स नॉट, दैट इज एम जी बाय के इंटू ओमेगा। क्या ओमेगा टाइम पीरियड का टी इक्वल्स टू 2 एम बाई के, एम बाई के, तो ओमेगा की वैल्यू कितना आती है, के बाय एम, के बाय एम, ये चीज क्लियर। टाइम पीरियड होता है टी इक्वल्स टू 2 एम बाई के, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। अब ध्यान से देखो, ये एम के है, ये के एम है, अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, जी अंडर रूट, अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाय एम इंटू के स्क्वायर, एम के से एम के कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया जी डिवाइडेड बाय एम, जी इंटू अंडर रूट एम बाई की। ऑप्शन 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 क्रमांक ए मैच कर जाएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं अब हम 16th प्रॉब्लम। अ लाइट whose frequency is equals to 6 into 10 to the power 14 hertz is incident on a metal whose work function is 2 electron volt. The maximum energy of the electrons emitted will be। आपको देता हूं मैं 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब करते हैं हम सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से देखो, ऑप्शन सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं, इसका मतलब मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमें पता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या वो E माइनस वर्क फंक्शन होती है, एनर्जी क्या होती है H इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहां पर एनर्जी हमें गिवन नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो H की वैल्यू डालो, ये आएगी बेसिकली जूल्स में, और ये गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक काम करो, सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा H कितना है बच्चों, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय, अब मैं जूल, ये बेसिकली आंसर आ गया मेरा जूल में, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, काय में कन्वर्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन गया, माइनस वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन कितना बच्चों, वर्क फंक्शन हमें गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरा आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर हो जाएगा 0.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसान प्रॉब्लम, बिल्कुल टफ नहीं। चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 17th। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ डेंसिटी 1 gram per centimeter cube and oil of density 0.9 gram per centimeter cube. The height of the water is 100 centimeter and of the oil layer is 400 centimeter. If g is equals to 980 centimeter per second square, then the velocity of efflux from an opening in the bottom of the tank will be। मैं दूंगा दोस्तों आपको उसको शॉर्टकट फॉर्मूला, बढ़िया फॉर्मूला, लेकिन उसके पहले आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं पूरे 1 मिनट, शुरू हो जाइए।
अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से देखो, पानी भारी है इसलिए नीचे बनाया मैंने, और ऑयल हल्का है 0.9 है इसलिए मैंने इसको ऊपर बनाया। ठीक है, अगर सीजीएस वैल्यू में मैं इसकी डेंसिटी लिखता हूं तो पानी की होगी 1, ऑयल की होगी 0.9। क्लियर? अब बच्चों ध्यान से देखना, जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है √2g इंटू एच इफेक्टिव, 2g इंटू एच इफेक्टिव। अगर एक सेम लिक्विड होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। H हमेशा याद रखना ओपनिंग से सरफेस तक की लेंथ होती है, कंटेनर की लेंथ नहीं होती। ठीक बात? अगर कंटेनर आधा भरा हुआ है तो हम सिर्फ जहां तक वाटर है वहां तक लेंगे। अब यहां पर दो डिफरेंट लिक्विड है, इसका मतलब बच्चों इसका फॉर्मूला एक ट्रिक बता दो, तो मैं आपको ट्रिक बता दो तो मजा आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये होता है ρg इंटू एच इफेक्टिव, ρg इंटू एच इफेक्टिव। मैं क्या करता हूं पता है, इस पूरे सिस्टम को मान लेता हूं कि पानी है, मैं मान लेता हूं कि पानी है और पानी की इफेक्टिव हाइट निकाल लेता हूं, खेल खत्म। ध्यान से देखो, तो मैंने मान लिया ये पानी है इफेक्टिव वाटर। इसका आ जाएगा ρ1 g1 h1 प्लस ρ2 g2 h2। अब g तो सेम है, हाइट दोनों के डिफरेंट है। ठीक है, ध्यान से देखा, ये तो वाटर ही है, अगर मुझे एच इफेक्टिव निकालना है, तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ρ1 इंटू h1 डिवाइडेड बाय रो वाटर प्लस ρ2 इंटू h2 डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा। अगर 5-6 लिक्विड डिफरेंट भी हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आता है डायरेक्ट तरीके से, खुपाच। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ρ1 इंटू h1, ρ1 कितना है, किसी को भी मान लो, इसको मान लो, फर्स्ट लिक्विड मान लो। ये हो जाएगा रो वाटर है, तो ये वाटर कैंसिल, ये तो ऑलरेडी वाटर, तो इसमें आंसर h1 कितना 100 सेंटीमीटर प्लस ρ2 कितना है इसका 0.9 डिवाइडेड बाय वाटर इंटू h2 कितना है 400, 9 चौक 36, 360 प्लस 100, क्या 460 हो गया। मेरा आंसर आ गया बच्चों, डायरेक्ट रख दूंगा मैं 2 इंटू सब सीजीएस रख दो, जी की वैल्यू 9.8 होती है, सेंटीमीटर कितनी जाएगी 980 इंटू ये सेंटीमीटर में है 460। मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट खुबाच 460 इंटू 2 कर दो तो आपका ऑप्शन मैच करेगा, ये करेगा 980 इंटू 920 का रूट। मेरा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, आई थिंक बी 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 ए मैच करेगा। करेक्ट आंसर इज ए, खुबाच। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 18, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली on one face of a right angled isosceles prism, then it grazes the hypotenuse. The refractive index of the material of the prism will be। आसान सवाल, बिल्कुल टफ नहीं, आपको देता हूं मैं 45 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। हमने गिवन है हमें कि ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है और सरफेस को ग्रेज कर रही है, ग्रेजिंग द सरफेस मतलब अलोंग द सरफेस निकल रही है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये है मेरा नॉर्मल, क्या बनाया मैंने, नॉर्मल बनाया। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये 45 तो ये भी 45, ये भी 45, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये 90, ये 45 तो ये भी 45। मेरा जो क्रिटिकल एंगल आ गया वो डायरेक्ट आ गया 45, तो मुझे अब मेहनत ही नहीं करना है। मेरा साइन आईसी क्या 1/μ होता है, क्या 1/μ होता है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/sin 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू हो गई डायरेक्ट 45 डिग्री की जगह 1/√2, आंसर आ गया √2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, an ice skater spins at 3 pi radian per second with her arms expanded
if her moment of inertia with arms folded is 75%, that with arms extended, her angular velocity when she folds her arm. आपको देता हूं 30 सेकंड का समय, डायरेक्ट प्रॉब्लम, चलिए तेजी में सॉल्व कर दीजिए फटाफट। चलो बच्चों, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगेगा, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। क्लियर बात। पहले उसकी जो एंगुलर मोमेंटम थी वो थी I इंटू ओमेगा, और जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी 3 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या हुआ, अब उसने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना घटा लिया है और अब कितना कर लिया, 75% कर लिया है। इसका मतलब इनिशियल का क्या 3/4 टाइम्स 75%। इसका मतलब डेफिनेटली ओमेगा बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा आई वैल्यू क्या हुई कम। तो आपको दिखेगा 3i ने 3i को मार दिया, मेरा आंसर बचा 4 रेडियन, बेसिकली 4 पाई, ये 3 पाई है तो यहां पे आ जाएगा मेरा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। दिस द आंसर, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 28, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट गिवन हियर। आपको ये और नॉट, मतलब एक नॉर है और यहां भी आपको एक नॉर है, आपको इसका फाइनल आउटपुट निकालना है। आपको देता हूं 30 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है अगर मैं इनपुट ए लूं और बी लूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यहां से निकलेगा ए प्लस बी का बार, ये नॉट गेट है। क्लियर। इसका मतलब यहां पे एंटर होगा ए प्लस बी का बार और यहां भी एंटर होगा ए प्लस बी का बार। फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहां पे ऐड होने के बाद मतलब क्या आएगा मेरा रिजल्ट, ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी का बार, और ये कौन सा गेट है, नॉट, ये पूरा नॉट लग जाएगा। हमें पता है बुलियन कि 1 प्लस 1 1 ही होता है, 1 प्लस 1 1 ही होता है। इसका मतलब क्या, मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं ए प्लस बी बार का बार। अब बार के ऊपर बार मतलब नॉट के ऊपर नॉट, क्या वो रिजल्ट नलीफाई कर देता है। मेरा आंसर आएगा ए प्लस बी। इसका मतलब ये गेट जो दिख रहा है वो और की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, और की तरह बिहेव करेगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम 21, what is the molar specific heat capacity of a gas undergoing an adiabatic process। आसान सवाल, तीतर सवाल, शुरू हो जाइए, 15 सेकंड का समय, तेजी से। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है बच्चों डेल्टा क्यू क्या एम सी डेल्टा टी होता है। यूजुअली एम सी अपन एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, इसको मैं लिखता हूं सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या लिखता हूं दोस्तों, सी डेल्टा टी। सी क्या है मेरी मोलर स्पेसिफिक हीट, की सी क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट, और एस क्या है मेरी स्पेसिफिक हीट। राइट। चलिए, तो मेरा डेल्टा क्यू एडियाबेटिक के लिए क्या हीट सप्लाइड जीरो होता है, मतलब सी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, जीरो आ गई। सी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट जीरो आ जाएगी। क्लियर बच्चों। चलो, आज की क्लास का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट।
बच्चों अगर नहीं गिवन होता ये सब तब भी आपको करते आना चाहिए था। ठीक है, सोलर कांस्टेंट बेसिकली इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली आसान सी चीज हो गई, एनर्जी बाय एरिया टाइम ये हो जाएगा ml2t-2, एरिया होता है l² टाइम t, ये खुपाच मेरा आंसर आ गया mt-3। क्या बच्चों क्लियर है? आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आप दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, दबा के सब्सक्राइब करो, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाते जाएं, आपके लिए मेहनत करते जाएं। टिल देन गुड बाय बच्चों, एंजॉय, बोलो भारत माता की। Physics, fun day. Physics, a fun day.